आप देख रहे हैं एजेंडा। एजेंडा में आज बात करेंगे अलग राजनीति का झंडा बुलंद करने वाले अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बरेली के मौलाना तौकीर रजा खान से मुलाकात को लेकर घिर गए हैं। मौलाना तौकीर की छवि एक कट्टर नेता की है और बरेली में दंगा भड़काने के आरोप में वे गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है, क्या अलग तरह की राजनीति का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स में शामिल हो गई है? हालांकि अरविंद ने सफाई दी है कि उन्होंने बरेली के आला हजरत दरगाह के मुखिया के रूप में मौलाना तौकीर रजा खान से मुलाकात की थी। लेकिन गंभीर सवाल इस बात को लेकर यह कि जो नई राजनीति की बात करते हैं, अगर उन्हें भी वोट बैंक के लिए ऐसे लोगों के पास जाना पड़े तो राजनीति का रंग क्या है? क्या यह राजनीति की मजबूरी है? और क्या बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बीएसपी सभी इस रंग में रखे हुए हैं? तो ऐसे में नई राजनीति की कोई जगह है या नहीं? यही आज का एजेंडा। राजनीति का मुहावरा बदलने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल की सफेद टोपी पर कट्टरपंथियों से मदद मांगने का दाग लग गया है। शुक्रवार को उन्होंने बरेली जाकर मौलाना तौकीर रजा खान से मुलाकात की थी और उनसे समर्थन मांगा था। मौलाना तौकीर सुन्नी मुसलमानों के बरेलवी फिरके में बेहद सम्मानित आला हजरत के खानदानी हैं, जिनकी दरगाह पर दुनिया भर से लोग जियारत करने पहुंचते हैं। मौलाना की इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल नाम की अपनी पार्टी है, पर उनके रसूख को देखते हुए यूपी की अखिलेश सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है। लेकिन दूसरी हकीकत यह भी है कि उन पर 2010 में बरेली में दंगे भड़काने का आरोप लगा था और वे इस मामले में गिरफ्तार भी हुए थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल एक कट्टर छवि के नेता से मदद मांगने क्यों गए? क्या वे भी धार्मिक समूहों के थोक वोटों का सौदा करने वाली राजनीति करना चाहते हैं? दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद की पार्टी को मिल रहे समर्थन ने कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ा दी है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से बनी अरविंद केजरीवाल की नैतिक आभा को कमजोर करने का उन्हें कोई तरीका समझ नहीं आ रहा। मौलाना तौकीर से अरविंद की मुलाकात ने उन्हें मौका दे दिया है। हम जानना चाहते हैं कि उनकी मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह की सांप्रदायिकता इस देश में और दिल्ली में पैदा करना चाहते हैं। वोटों की खातिर आम आदमी पार्टी के नेता इतना गिर जाएंगे, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। केजरीवाल के बारे में लोगों को स्पष्ट रूप से ये बात पता है कि इनकी पैदाइश आरएसएस के गोद में रामलीला ग्राउंड से हुई थी। अब ये अपना चेहरा कुछ भी बना ले, लेकिन शायद उनको फीडबैक मिल रहा होगा कि उनको कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा, तो अब वो तौकीर रजा साहब के पास पहुंच गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनके मुताबिक वे दरगाह आला हजरत के मुखिया के रूप में मौलाना तौकीर रजा से मिलने गए थे। वे सभी धर्मों के लोगों से समर्थन मांगने के लिए मिलते हैं। जो कम्युनल कार्ड कहा जा रहा है, कम्युनल कार्ड नहीं, हम इस देश के मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं और सब आज ये लोग जो जहर की राजनीति कर रहे हैं उसको प्यार और मोहब्बत की राजनीति से टैकल करने की जरूरत है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि अरविंद की मुलाकात भर से भड़के सियासी दलों का दामन कहीं ज्यादा दागदार है। हाल ही में मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने के आरोप सभी पार्टियों के नेताओं पर हैं। आंकड़े बताते हैं कि दागियों को संसद और विधानसभाओं में भेजकर माननीय बनाने के लिए सभी बराबर के दोषी हैं। ऐसा लगता है कि राजनीति बिना दागियों के संभव ही नहीं रही। सियासत से बाहर रहकर नेताओं को कोसना बेहद आसान है, लेकिन सियासत में रहकर उन बुराइयों से बचना बेहद मुश्किल जिनसे सत्ता हासिल होती हो। केजरीवाल और उनकी टीम को ये बात बखूबी समझ में आ गई होगी। एक आम आदमी की हैसियत से नेताओं को घेरने वाले केजरीवाल अब सवालों के घेरे में है और दिलचस्प यह है कि सवाल पूछने की बारी इस बार नेताओं की है। शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। इस मसले पे एजेंडा के 5 सवाल है। पहला सवाल, क्या दागी नेता सियासी दलों की मजबूरी बन चुके हैं? दूसरा सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल भी वोट बैंक की राजनीति पर उतर आए हैं? तीसरा सवाल, केजरीवाल के अलग राजनीति के दावे का क्या होगा? चौथा सवाल, राजनीतिक दलों को दागी नेताओं की जरूरत पड़ती क्यों है? और सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, क्या आम लोग भी दागी नेताओं का समर्थन करते हैं? क्या ये भी एक प्रक्रिया जिसकी वजह से नेता उनके पास जाते हैं वोट बैंक के लिए? वोट बैंक के नाम पर धर्म और जाति की राजनीति ने देश को नुकसान ही किया है। इस सियासत ने लोगों के बीच दूरियां पाटने की बजाय बढ़ाई है। हमारा कहना साफ है, दागी नेताओं को राजनीति से दूर रखना चाहिए, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए। और यह काम अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। इस मसले में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कई मेहमान। स्टूडियो हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिबांग दिल्ली से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता अहमद हसन, बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु, वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी और समाजवादी पार्टी के यशवंत सिंह।
और हम आपको बता दें, हमने इसमें आज की बातचीत में शामिल करने के लिए आपके नेताओं को बहुत उनसे गुजारिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई नेता आने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहा यह गया कि वो इस तरह की चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते, वो सिर्फ अपना जो वर्जन है वो टीवी पर रख देंगे। बेहतर होता वो इस बातचीत में शामिल होते, लेकिन इससे मुद्दा कमजोर नहीं पड़ता। और यही हमारा मसला है कि आखिर जो धार्मिक नेता है, जो जातीय नेता है, जो जाति और धर्म की राजनीति है, उसके लिए एक नेता विशेष के पास जाकर उसका वोट मांगने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए और क्यों उसके बहाने राजनीति होनी चाहिए। सिद्दीकी साहब, राजनीति का रंग आपने बहुत करीब से देखा है। ये मजबूरी नेताओं की क्यों, और क्या यह मजबूरी थी जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को तौकीर रजा के पास जाना पड़ा? शायद सिद्दीकी साहब, मेरा सवाल आपसे है। मुझे आपकी आवाज बहुत हल्की सुनाई दे रही है, लेकिन जो मैं समझ पाया हूं उस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ा मुझे दुख हुआ। मैं बड़ी इज्जत करता हूं अरविंद केजरीवाल की, लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती यह है कि पिछले 64 वर्षों में जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर नेता हैं, उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन मुसलमानों के जो धार्मिक नेता हैं, ये जो कम्युनल नेता हैं, उनका तुष्टीकरण जरूर किया है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी है आम मुसलमान को। आरोप लगता है कि आम मुसलमान का तुष्टीकरण हो रहा है, लेकिन होता यह है कि चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वीपी सिंह रहे हो, चाहे बहुगुना रहे हो, चाहे कोई भी रहे हो, मुसलमान के नाम पे किसी धार्मिक नेता के दरबार में हाजिरी लगा देते हैं, वहां जाके माथा टेक देते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों के लिए हमने बहुत कुछ कर दिया और मुसलमान अब हमें वोट दे दें। तो तौकीर रजा साहब की मैं इज्जत करता हूं, मैं नहीं कहता कि वो दागी नेता हैं या नहीं है, लेकिन तौकीर रजा साहब के पास जाकर अगर अरविंद केजरीवाल ये समझते हैं कि मुसलमान उन्हें वोट दे देगा, तो उनकी बहुत बड़ी खुशफहमी है, गलतफहमी है। उनको इस रास्ते से हटके चलना चाहिए। मुसलमान उनकी तरफ देख रहा है एक आम शहरी की हैसियत से, वो करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, वो महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, वो इस देश में जो गलत परंपराएं चली आ रही हैं उसके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन अगर वो भी गलत परंपराएं डालेंगे तो मैं कहूंगा कि आप में और बाकी नेताओं में कोई अंतर नहीं रह गया। आपने भी हमें मायूस कर दिया। मायूस क्या दिबांग, क्या आप भी मायूस हुए हैं? क्या आपको भी मायूसी हासिल हुई? आपने भी ये सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा था? जी हाँ, कल ये जो कार्यक्रम था घोषणा पत्र एबीपी न्यूज का, उसमें कार्यक्रम मैंने पूछा, ये सवाल मैंने पूछा और पहले वो सवाल को टाले, फिर दोबारा उनसे पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। आशुतोष, अगर अरविंद केजरीवाल ये कहें कि हमें इनके बारे में जानकारी नहीं थी, तो माफ कीजिएगा, आप इतनी दूर बरेली जाते हैं, 2-2 घंटे उनसे बात करते हैं, आपको ये भी नहीं मालूम कि ये कौन है? और आप तो वो हैं जो बिल्कुल उड़ती चिड़िया के बता देते हैं कितने पर हैं, तो वो बात समझ में नहीं आती। दूसरी, आप इस कार्यक्रम में देख लीजिए, ये बिल्कुल वही रुख है जो एक कांग्रेस पार्टी अपनाती है या बीजेपी अपनाती है, यानी मुद्दा अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आप अपना किसी को भेजिए ही मत स्टूडियो में। अरे आप आइए, आप तो वो पार्टी हैं जो हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं, सरेआम बात करते हैं। आप डिबेट भी करना चाहते हैं, जो आप करना, जिसकी आपकी परिकल्पना है, तो वो एकदम सरेआम करना चाहते हैं, किसी स्टूडियो में बंद कमरे में नहीं करना चाहते। तब ये तो एकदम डिबेट हो रही है, इससे आप भाग रहे हैं। तो आप अगर ये देखें कि डिबेट से लेकर आपका वहां जाना, जिस तरह से आपने वहां बात की, सवाल उठने पर यह कहना कि मुझे तो मालूम ही नहीं था, ये सारी वो अदाएं हैं, वो बातें हैं जिनकी उम्मीद हम इनसे नहीं करते हैं। और चूंकि हम इनसे बहुत उम्मीद करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नई पार्टी है, अलग सी पार्टी है, अलग सा फोर्स है, इसलिए हमसे इनसे उम्मीदें ज्यादा हैं। बट दिवांग, अगर मैं डेविल्स एडवोकेट की तरीके से अगर प्ले करूं, अगर मैं ये बात करूं, तौकीर रजा से मिलने में दिक्कत क्या है? क्या प्रॉब्लम? क्यों तौकीर रजा से नहीं मिलना? वो कहते हैं कि भाई हम सारे धर्मों के लोगों से मिल रहे हैं, हम तौकीर रजा से भी मिल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? क्यों इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, तो आप तौकीर रजा का फिर आप बैकग्राउंड देखिए। ये वो व्यक्ति हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई, जब गिरफ्तारी हुई तो हल्ला हुआ, हल्ला होने के बाद बीएसपी ने उनको छोड़ा, जब बीएसपी ने छोड़ा तो फिर हल्ला हुआ। ऐसा आदमी जो इनमें जो जो बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, जिस तरह के भाषण हैं इनके देवबंदियों के बारे में, वो सुन लीजिए। तो इस तरह का अगर एक किसी पर आरोपी है, आप तो साफ स्वच्छता की बात करते हैं, आप सफाई लाने की बात करते हैं, तो अगर आप सफाई लाने की, करप्शन फ्री करने की बात करते हैं, तो जो आप मार्ग चुनेंगे वो भी आप साफ चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे, या आप गलत किसी भी तरह से आप सत्ता में आना चाहते हैं? आप ये तय कीजिए कि जब आप हर चीज साफ करना चाहते हैं, साफ तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप में अलग कहां है? सबसे बड़ी परेशानी यह है। और अगर आप तौकीर रजा को देखें तो तौकीर रजा की भी उन्होंने एक पार्टी बनाई, पार्टी ने चुनाव लड़ा, भोजीपुरा का सीट जीता, वो एमएलए वहां चला गया, तो वो लड़ते झगड़ते रहे। आप देखें लगातार
लगातार जून से जब से उनको ये ऑफर किया गया टेक्सटाइल हैंडलूम और टेक्सटाइल बोर्ड की अध्यक्षता उनको ऑफर की गई जिससे वो स्टेट मिनिस्टर बने, उस तरह से किस तरह की सौदेबाजी हुई, उनका एमएलए भी ले लिया मुलायम सिंह यादव ने, तो वो उस तरह के जीव के पास आप जाते क्यों हैं? बड़ा समाजवादी पार्टी अगर उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा देती तो आपको आपत्ति नहीं होगी। समाजवादी पार्टी से तो हम उम्मीद ही नहीं कर रहे, कांग्रेस से हम उम्मीद ही नहीं कर रहे, बीजेपी की हम बात ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप तो एक अलग चेहरा, नया चेहरा होने की बात करते थे। इतने नौजवान लोग अगर आज आपके साथ हैं, इसीलिए हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आपके साथ हैं, इसलिए क्योंकि आप ये कहते हैं कि हम अलग से हैं, तो अलग से करिए, दिखिए भी तो, इस तरह से स्टूडियो से तो मत भागिए। दिखिए ये बहुत मुझे हैरानी हुई आशुतोष की, और आपके होते हुए स्टूडियो में आपका कोई नहीं है, बहुत हैरानी। चलिए यशवंत जी, भाई आपकी क्या मजबूरी है कि आप उनको जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा आपकी पार्टी ने दे रखा है? देखिए आशुतोष जी, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन हमें निश्चित रूप से आपके सवाल पर थोड़ा सा दुख हो रहा है कि जब हम हिंदुस्तान में लोकतंत्र की कल्पना करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके बारे में मिल करके इस देश को बनाने के बारे में बात करते हैं, तो वहां आप ये बताइए कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, इसमें क्या लोग विश्वास नहीं रखते या उनसे आस्था नहीं है? मैं तौकीर रजा के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, मैं तौकीर रजा के बारे में बात कर रहा हूं। बरेली दंगे में जिनको गिरफ्तार किया गया था, मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूं, मंदिर मस्जिद के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक शख्स के बारे में बात कर रहा हूं। आशुतोष जी, वो मायावती जी की हुकूमत में गिरफ्तार किए गए थे। मायावती जी किन किन लोगों पर गिरफ्तार करती हैं और कौन कौन मुकदमा लगाती हैं, इसका कोई निश्चित मत नहीं है, लेकिन आप फंडामेंटल राइट जो हमारा रहा है उस पर आप हमला करने लगे, तो ये लोकतंत्र कहां से रहेगा? हर आदमी को आप दागी बना देंगे, हर आदमी पर आप सबकी सुई घुमा देंगे, तो क्या आसमान से सियासत चलेगी या इस धरती पर रहने वाले नागरिकों से सियासत चलेगी? यानी आपकी मजबूरी है ना, यानी आपकी मजबूरी है। मजबूरी कोई पहले शख्स तो समाजवादी पार्टी के इस तरह की पूरी लंबी बात है आपके यहाँ? नहीं, कोरी कल्पना से समाजवाद ये आप लोकतंत्र नहीं चला सकते। नहीं, इसका मतलब दागी लोगों को लेना मजबूरी है आपकी। बात करेंगे नहीं आशुतोष जी, तो अगर आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को और लाल बहादुर शास्त्री को भी अपराधी बनाया था। अरे आप कम से कम उनका तो अपमान मत करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो अपमान मत करिए भाई। अब तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो अपमान मत करिए ना आप। नहीं लिखा, नहीं, आप लेट्स हैव सेंस ऑफ हिस्ट्री ना। अब एक मिनट में बहुत संक्षेप में आप इसी मुल्क में देखिए, इंदिरा गांधी तो इसी देश में रही। अरे देखिए बहुत संक्षेप में, जब बिहारी वाजपेयी, अरे जब मई चंद्रशेखर, मुलायम सिंह, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मुकदमे लिखे गए कि नहीं लिखे गए? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जब मई में अखिलेश सरकार ने तौकीर रजा को कहा कि आप राज्य मंत्री का दर्जा लीजिए, तो इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने तब क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो अखिलेश सरकार के राज में जो दंगे हुए हैं उनकी जांच करवाइए। जून में उनका जो अकेला जो विधायक था वो जब समाजवादी पार्टी में चला गया तो ये भागे भागे गए लखनऊ, खूब खींचतान हुई, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया वो पोस्ट जो ये मना कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की चाल देखिए। और फिर अभी जब ये दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी दंगे नहीं रोक पाई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो समाजवादी पार्टी लगातार इस तरह के एलिमेंट से खेल करती है और उसको वो खेल करना आता भी है। उसके लिए वो किसी हद तक जा सकती है, यानी तौकीर रजा को इन्होंने मात दे दी उस खेल में। चलिए हमारे साथ कैप्टन अमनी साहब, ये सवाल आपसे भी कि भाई ये राजनीति के अंदर आप किसी एक पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दें, समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराए, कांग्रेस को जिम्मेदार कहें मेरा दामन बहुत दागदार, ऐसा तो है नहीं। राजनीति में आपकी पार्टी भी जो है ऐसे बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाती है, उनके साथ रिश्ते रखने की कोशिश करती। अगर कहें तो मैं 4 नाम अभी बता सकता हूं, बट ये राजनीति की मजबूरी क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। आशुतोष जी, मुझे लगता है कि आज का जो विषय है जी वो ये है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी जो एक अलग तरह की राजनीति करने का दावा करते हैं, जो मंचों से और जनता के आक्रोश और जनता के मन में जो ज्वालामुखी चल रहा था, इस केंद्र की यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई और इसके कमजोर नेतृत्व के कारण, राष्ट्र सुरक्षा के विषयों के कारण, वो उन सब लोगों को वो अपना समर्थक और अपना कार्यकर्ता मान करके इस चुनावी समर में चल पड़े। लेकिन दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं। आज का विषय क्या है कि चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं और आप बरेली जा रहे हैं। आप बरेली में किसके पास जा रहे हैं? सवाल ये है कौन जा रहा है और किसके पास जा रहा है।
अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं, जो अलग तरह की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन वो भी वोट बैंक की राजनीति करते हुए, अल्पसंख्यकवाद की राजनीति करते हुए, और किस प्रकार के लोगों के पास जा रहे हैं, जिन लोगों के बारे में सार्वजनिक तौर पर पूरी जानकारी उपलब्ध है कि उन्होंने किस किस प्रकार के फतवे जारी किए हैं, उनकी किस प्रकार की पूरी उनकी तालिबानी मानसिकता की सोच रही है। क्या अरविंद केजरीवाल जी उनकी सोच से ताल्लुक रखते, इस बात को दिल्ली के लोग स्वीकार करेंगे या दिल्ली की जनता को बताएंगे कि वहां किस लिए गए थे बरेली में? ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं तो क्या? वो आप अरविंद केजरीवाल पर आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आरोप लगाते हैं। एक जमाना ये था कि आपकी भी पार्टी का नारा ये था, सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार। चाल, चरित्र और चेहरे की बात करते थे, वैकल्पिक राजनीति की बात करते थे। और आज आप में और कांग्रेस में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है। आपके भी बहुत, आज ही एक सांसद है दीनू सोलंकी। एक मिनट मैं कह रहा हूं कि आज ही की अभी की खबर आई है कि दीनू सोलंकी जो गुजरात से आपके सांसद हैं, उनको अमित जेठवा के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो संख्या हर पार्टी में। मैं आपसे सवाल यह कर रहा हूं कि क्या यह विशुद्ध रूप से वोट बैंक की पॉलिटिक्स है जो बीजेपी को भी ऐसे लोगों के पास जाने के लिए मजबूर करती है? मेरा सवाल आपसे यह नहीं, देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक है समग्र राजनीति और एक है संकीर्ण राजनीति। जो अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के माध्यम से एक सेंसेशनल राजनीति करने की कोशिश की, सनसनीखेज राजनीति करने की कोशिश की, सुर्खियों बटोरने की राजनीति करने की कोशिश की, और अपने आप ही सर्वे करा करके और अपने आप को मुख्यमंत्री आने वाला, और मेरा ये कहना, आपकी पार्टी भी चुनाव जीतने के लिए यही हथकंडे अपनाती है। मेरा सवाल आपसे ये नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। बिल्कुल, मैं आपके ऊपर सहमति का अधिकार रखता हूं। बिल्कुल, जो आपने दीनू सोलंकी जी का जिक्र किया, और भी कोई लोग हो सकते हैं राजनीति में काम करते हुए, और कोई भी व्यक्ति अगर दोषी है, हमारा मानना है कि कानून की नजरों में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको कानून के आधार पर सजा मिलने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते वैचारिक तौर पर इस प्रकार के किसी भी कृत्य का कोई समर्थन नहीं करती, और ना उस कृत्य को करने वाले व्यक्ति का समर्थन करती है। बट आप भी हिंदू वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, आप दूसरों के ऊपर मुस्लिम वोट बैंक के आरोप लगा, हम कतई भी नहीं करते। बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, बिल्कुल हम सबकी राजनीति करते हैं, विकास की, सुशासन की राजनीति करते हैं, और हम तो अपीजमेंट के पूरी तरह खिलाफ हैं। कैप्टन अभिमन्यु, आप दूसरों पर मुस्लिम अपीजमेंट के आरोप लगाते हैं, आपके ऊपर हिंदू अपीजमेंट के आरोप लगते हैं। हमारे साथ एक बार फिर संपर्क जुड़ गया शाहिद सिद्दीकी साहब। हो ही नहीं रहा। शाहिद सिद्दीकी साहब, ये जो पॉलिटिक्स है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, क्रिमिनलाइजेशन है। क्योंकि पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद सारी राजनीतिक पार्टियां इस पक्ष में थी कि भाई इसको, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसको पलट दिया जाए। बाद में बीजेपी भी पलटती नजर आई। मेरा आपसे सवाल है कि राजनीति की ये कौन सी मजबूरी है? क्या आप अपराधियों को, दंगे फैलाने वालों को आप साथ रखना चाहते हो, उनको खुश करना चाहते हो? ये कौन सी मजबूरी है? देखिए आशुतोष जी, ये सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं, पूरे समाज की मजबूरी है कि हमने ये समझ लिया है कि सक्सेस एट एनी कॉस्ट, यानी हमें किसी भी कीमत, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम जीते, अगर जीते नहीं तो कुछ नहीं। तो ये जो है बड़ी खतरनाक सोच है, और इसका राजनीति में असर ये हुआ है कि कोई चोर, उचक्का, बदमाश, धर्म का प्रयोग करना हो, झूठ बोलना हो, मक्कारी करना हो, बम डालना हो, गोली मारनी हो, कुछ भी कर लो लेकिन जीत जाओ। जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब जीरो। तो ये जो सोच है, ये बड़ी खतरनाक और गलत सोच है। ये महात्मा गांधी की, सरदार पटेल की, मौलाना आजाद की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिनका नाम ये सारी पार्टियां लेती हैं, डॉक्टर अंबेडकर की और लोहिया की सोच नहीं है। ये भारत को बहुत अंधकार की तरफ ले जा रही है। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो सारी बात कर रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा दुख ये है कि पिछले 64 वर्षों में हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, एक ऐसा घोड़ा जिसके ऊपर सवारी करके आप पहुंचना चाहते हैं सत्ता की मंजिल तक, और उसके बाद घोड़े को अस्तबल में भेज देते हैं। कभी उसको आपने अपने हिस्सेदारी में हिस्सा नहीं दिया, कभी आपने देश के फैसलों में हिस्सा नहीं दिया। तो ये काम हम ये समझ रहे थे कि शायद, मैं तो आज समर्थन कर रहा था केजरीवाल का, और मुसलमान हिंदुस्तान, दिल्ली का जो है बड़ी तादाद में उनके साथ जा रहा है, ये समझ के कि शायद वो उसे एक शहरी समझेंगे, भारत का शहरी, एक नागरिक जिसके उतने ही दुख दर्द हैं। उसको सिर्फ एक मुसलमान नहीं समझेंगे कि मुसलमान सिर्फ एक वोट है, मुसलमान इस देश का शहरी है। वो अगर समझने को पार्टियां तैयार है, कोई भी पार्टी हो, तो मैं समझता हूं मुसलमान आज उस मुसलमान के दिल की
चाहत ये है, वो ये चाह रहा है। शाहिद भाई, आपने कहा कि मुसलमान अपने आप को एक शहरी के तौर पर समझता है, एक सिटीजन के तौर पर, बट दिमाग यहां महत्वपूर्ण सवाल है कि वो कौन सी सोच थी जो अरविंद केजरीवाल को तौकीर रजा के पास लेके जाती है। जब रामलीला मैदान पर अनशन होता है, जब जंतर मंतर पर अनशन होता है, तो उनके ऊपर या उनके आंदोलन पर आरोप लगा कि आप आरएसएस के द्वारा फंडेड हो, बीजेपी आपके साथ खड़ी हो और आपने एक आंदोलन खड़ा किया है। और ये उसकी वजह से जमात उलेमा हिंद जैसे लोगों ने कहा कि भाई हम आपके साथ जो संपर्क नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्पष्ट करिए कि आप आरएसएस के साथ है या नहीं। शायद मुस्लिम वोट उनको न मिले दिल्ली के अंदर, इसकी वजह से उन्होंने यह काम किया। क्या यह राजनीति की असल मजबूरी है? पर अगर आप आशुतोष बहुत, चूंकि आप इसको करीब से देख रहे हैं, आपने इस बारे में किताब भी लिखी है, अगर आप इनको बहुत करीब से देखें, और अफसोस की बात है, मैं फिर कह रहा हूं कि अफसोस की बात है कि आपका कोई यहां पर नहीं है। मेरे ख्याल से आपका नुमाइंदा जरूर होना चाहिए था यहां पर, क्योंकि वो एक अलग पार्टी है। आप पर आरोप लग रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए, यही डेमोक्रेसी है। आरोप लग, और आपने गलती की, अपनी गलती मानिए, कहिए हमसे गलती हुई, हम आगे नहीं करेंगे, आगे बढ़िए। आप ऐसे छुप जाएंगे, चीजों को छुपाने की कोशिश करेंगे, तो वो आज के दौर में उनको ये लग सकता है कि अगर आज वो इस मसले पर कुछ और स्टेटमेंट, तो शायद मुस्लिम वोटर नाराज हो जाए। आशुतोष, मैं कह रहा हूं कि आप अगर इस तरह की चालें चलेंगे तो आप में और दूसरी पार्टी में फर्क कहां है? आप सामने आइए, खुलकर कहिए कि हम ये हैं, ये हमारी सच्चाई है। आप ये मत, अब ये तो टाइमिंग आप देख रहे हैं कि हम तब कहेंगे, अब कहेंगे, ये तोलना छोड़िए। ये तोलना छोटी चीजें हैं, छोटी पार्टियां करती हैं। आप सामने आइए, अपनी बात करिए। मैं ये कह रहा हूं आशुतोष, अगर आप करीब से देखें, और आपने देखा होगा वहां मैदान में भी जब बाद में वो लगा उन पर यह आरोप, तो उन्होंने वहां पर रोजा खुलवाना शुरू कर दिया। वहां पर भी अगर फास्ट उड़वाया तो किनको बुलाया उन्होंने, तो एक खेल वहां पर वो शुरू से वो कर रहे थे, तो उसको अधकचरे ढंग से उन्होंने किया, और ये अधकचरे ढंग से करने का ये नतीजा है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अलग विकल्प बनना चाहते हैं, साफ विकल्प बनना चाहते हैं, ऐसा विकल्प करना चाहते हैं जिससे युवा लोग जुड़े, तो आप इस तरह के खेल छोड़ दीजिए। और ये खेल लगातार, चुनाव नहीं जीत सकते ना। अगर आप चुनाव नहीं जीत सकते, आशुतोष, अगर आप चुनाव नहीं जीत सकते तो आप बताइए, तो आप ये क्या कहना चाहते हैं कि आप चोरी चकारी करके किसी तरीके से, आप फिर गांधी जी की बात सोचिए ना, फिर आप चोरी चकारी करके किसी तरह से भी चुनाव जीत लेना चाहते हैं, और फिर आप कहते हैं अब हम साफ करेंगे। मैं ये कह रहा हूं आशुतोष कि अगर एक आरोपी, एक आदमी जो दोषी है, अगर वो आपके पास आता है, आप जीत जाते हैं, तो आपसे क्या उम्मीद करेगा कि भाई मेरे केसेस बंद करवा दीजिए? तो हो गया ना खेल शुरू। अगर आप बहुत ही करप्ट आदमी से पैसा लेंगे और वो आपको पैसा देगा क्योंकि पैसा चाहिए चुनाव के लिए, तो चुनाव के बाद वो क्या कहेगा? मेरे टैक्स माफ कीजिए, मेरे केसेस माफ कीजिए। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप केसेस माफ करवा के लोगों को सिर्फ जीतने के लिए क्या आप साफ राजनीति कर सकते हैं? फिर बड़े सवाल खड़े होते हैं। बट आपने बड़े सवाल खड़े किए। मेरा सवाल इससे अलग, मेरा सवाल इस बात को लेकर यह कि भाई, जो शाहिद सिद्दीकी साहब, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। सवाल इस बात को लेकर है, कहीं ना कहीं जो हमारी जनता है वो जातियों में बटी हुई है, वो धर्मों में बटी हुई है, और वो उसके अपने अपने सब जातियां हैं, उपजातियां हैं, उपधर्म है, तमाम चीजें। मुसलमान है तो पसमंदा मुसलमान है, अजलाफ है, तमाम अशरफ है, तमाम चीजें हैं। तो जब हमारा समाज इतना विभक्त है, तो राजनीतिक दलों को जीतने के लिए उनके पास जाना पड़ता। तो ये समाज की भी मजबूरी और राजनेताओं की भी मजबूरी है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल चले गए तो क्या गलती की उन्होंने? आशुतोष, मैं आपकी बात से सहमत हूं। समाज बटा हुआ है, लेकिन आप अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान हो या दलित हो या कोई भी आपके साथ आए, तो आप उसके विकास की बात कीजिए, प्रोग्राम दीजिए, आप उसे इंसाफ देने की ईमानदारी से उसकी बात कीजिए, उसको रूल ऑफ लॉ में लाइए। आप कहिए कि तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो हम दूर करेंगे, हम नौकरियों में तुम्हें हिस्सेदारी देंगे, हम तुम्हें जीवन के हम अपनी पॉलिसी मेकिंग में तुम्हें हिस्सेदारी देंगे। आप उनके धार्मिक नेताओं के पास जाकर सिंबॉलिक जेस्चर देकर सिर्फ आप टोकनिज्म जो कर रहे हैं, उस टोकनिज्म की बर्बादी आज भाजपा से मेरी शिकायत है कि वो टोकनिज्म कर रहे हैं कि टोपी पहन के आ जाओ, बुर्का पहन के आ जाओ, तो हमने मुसलमानों को शामिल कर लिया। नहीं, आप गुजरात के अंदर इंसाफ दीजिए, उनका हक दीजिए, रूल ऑफ लॉ कीजिए, जस्टिस दीजिए, तो हम समझेंगे कि आप ईमानदारी से समाज के अंदर सबको बराबर समझ रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं कर रहे, आप भारत की इंडियंस की राजनीति कर रहे हैं। तो यही केजरीवाल को भी करना होगा। केजरीवाल अगर बड़ी सोच रखते हैं, बड़ी दूर तक जाना चाहते हैं, और अगर सिर्फ दिल्ली का चुनाव जीतना चाहते हैं, तो दूसरी बात है वो दिल्ली के नेता बन सकते हैं, एक तिहाई, एक चौथाई सीटों के, लेकिन वो देश के नेता नहीं बन सकते। आज भारत को ऐसे नेता की जरूरत है जो इन सबसे ऊपर उठकर सोच सके, जो छोटी सोच से, और जो मीन्स और एंड के बीच, महात्मा गांधी का जो फिलॉसफी थी कि एंड्स
मीन्स जस्टिफाई द एंड। आप ये नहीं कर सकते कि एंड अच्छी है और मीन्स कुछ भी हो जाए। वो अगर करेंगे तो वही 64 वर्षों से हो रहा है, उसी वजह से देश बर्बाद है। बिल्कुल शाहिद भाई, आपने जो सवाल खड़ा किया, बट हमारे साथ अब कांग्रेस के अहमद हसन साहब भी जुड़े हुए। अहमद हसन साहब, क्या दिल पर हाथ रखकर आप ये कह सकते हैं कि जब टिकटों का बंटवारा होता है तो उसमें लोगों का धर्म देखा जाता है, जाति देखा जाता है? क्या ये गलत है? नहीं, मेरे ख्याल में मेरी पार्टी में तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी, अहमद साहब ईमानदारी से बोलिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा। ईमानदारी से बोलना नहीं कि लोगों का धर्म नहीं देखते और आप टिकट दे देते आपकी पार्टी। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपकी हम आदर करते हैं जी। हमारे यहाँ देखिए, जहां सारा समाज है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, कहीं कहीं पर हर आदमी अपना हक चाहता है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मुसलमान को इतना देना है या हिंदू को इतना देना है। हम लोग धर्म की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं की और ना हम धर्म की राजनीति पर विश्वास रखते हैं। हसन साहब, आज थोड़ा यकीन नहीं है इस बात में। केजरीवाल ये तौकीर रजा के पास, हसन साहब आपके नेता तौकीर रजा साहब के पास गए कि नहीं गए? नहीं, मेरे नेता नहीं है साहब वो। नहीं, आपके नेता उनके पास गए कि नहीं गए? आपके नेता उनके साथ मंचों पर दिखाई दिए कि नहीं दिए? नहीं, मुझे पता नहीं है कि ये पता नहीं वाला जवाब जो है वो आपको सूट करता है, और ये अरविंद केजरीवाल को पता नहीं वाला जवाब नहीं सूट करता। तो आप अपनी जानकारी बढ़ाइए, आपको अपने दल के बारे में तो मालूम होना चाहिए। आशुतोष जी, सवाल आप केजरीवाल जी का कर रहे हैं। कोई आदमी भी मजार पर जा सकता है। अजमेर के अंदर हजारों लाखों हिंदू भाई जाते हैं। मजार पे जाना गलत बात नहीं है, लेकिन मजार के सहारे से वोट मांगना गलत बात है जी। चलिए, हमें केजरीवाल जी की जो अपने आप में हवा समझती थी, उनका कोई आधार दिल्ली में या भारत में कुछ नहीं है। चलिए अहमद साहब, उसमें बाद में चर्चा करें, कितना उनका आधार है, कितना आधार नहीं है, उनको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। लेकिन हमारा